चलिए जैव विकास का हम लोग जैव विकास का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, है ना। अभी आज हमको सेकंड पार्ट पढ़ना है। ये 10वीं क्लास का अध्याय का जीवों का विकास ये पार्ट चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, ग्राफ तक। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को जीवों का विकास, ठीक है। तो जीवों का विकास कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन जो है पर्याप्त नहीं होगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी, बढ़ता जाएगा जनसंख्या, तो कहाँ से खाद्य की पूर्ति हो पाएगी, है ना। खाना तो उतना ही है, लेकिन उत्पादन अगर बढ़ेगी तो कितना बढ़ जाएगी, है ना। जबकि जनसंख्या तो दुगनी बढ़ रही है, जबकि उत्पादन जो है उतना ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास उतना ही है ना। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे। भाई सभी के लिए खाना पूर्ति नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो जीव हैं वो जो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को जो ढाल नहीं पाती, वो जो है विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है। जबकि कुछ जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल जो ढाल लेते हैं, है ना, वो जो जीव है वो बच जाता है। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। समझ में आया, नहीं तो लगातार बढ़ता जाता। तो जीवों का नियंत्रण कैसे रहता है। अनुकूल, जो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है नेचर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल अपने आप को क्या कर लेती है, ढाल लेता है, वो जो जीव बच जाते हैं। और जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं ढाल पाती, वो जो जीव है खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बस यही कहना चाह रहा है। इस प्रकार से जीवों का नियंत्रण चलता है। पहला जो पॉइंट है वो लिखा है, क्या जो जीव बच जाता है उनमें कुछ विशेषताएं होती है। हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ विशेषता होगी, कुछ खास बात होगी, तभी तो वो बचा है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है, प्रकृति पर ही तो जीव निर्भर है ना। तो प्रकृति का जो प्रभाव है वो जीवों पर बिल्कुल डेफिनेटली तौर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कारण था। हाँ बिल्कुल, डायनासोर जो है विशालकाय था, है ना, बहुत बड़ा उसका विशालकाय शरीर था, जिसके लिए उनको जो है जो खाना था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए था उसको, जबकि प्रकृति में उतनी खाना है ही नहीं थी, तो कहाँ से मिलता उसको। तो इस प्रकार से उनमें धीरे धीरे करके वो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं ढाल पाया, और धीरे धीरे करके वो विलुप्त हो गया प्रकृति से। तो प्रकृति का जीवों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रकृति में जो जीव है वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, ये सोच रहे हैं। क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप से ही कहीं से डाल दिए गए। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है कि क्या किसी जीव को उठाकर कहीं से भी, किसी ग्रह से या कहीं से भी उठाकर क्या पृथ्वी पर डाल दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं। ये प्रश्न है, ठीक है। या प्रकृति में जो जीव बच जाता है उनमें बदलाव आता है, या विलुप्तीकरण के बाद कुछ जीव बच जाता है, वो क्या अपने आप को चेंज कर लेते हैं किसी दूसरे जीव के संरचना में, ये बोलना चाह रहा है ना। उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। या तो उनमें बदलाव आएगा या फिर वो विलुप्त हो जाएगा। बदलाव आएगा तो वो अनुकूल, मतलब अनुकूलन कहने का मतलब ये है कि अपने आप में वो बदलाव करेगा, ठीक है, प्रकृति के अनुसार। अगर वो अपने आप को बदलाव नहीं कर पाएगा प्रकृति के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, वो मतलब कोशिका का जब विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, दो से चार बनी, तो इस प्रकार से कोशिका से ही कोशिका से ही बनना, है ना, ये क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन के थ्रू ही बनता है ना। और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। बहुकोशिकीय जीव, हम जो मनुष्य हैं स्तनधारी जीव, वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। मतलब कोशिका का लगातार विभाजन होता रहता है, जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मर जाती है, और जो नई कोशिकाओं से फिर हमारे शरीर का निर्माण होता रहता है, ठीक है। उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन, कौन, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें, ठीक है। अब
डार्विन ने क्या अध्ययन किया, अध्ययन से उनको क्या अनुभव मिली, वो अपने बात को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1.2 बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। बीगल का सफर, बीगल एक नाव का नाम था, है ना, जिस पर वो डार्विन ने सफर किया और अपनी यात्रा पे उन्होंने क्या क्या अनुभव किया अपनी यात्रा के दौरान, उस सबको यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे। भाई, वैज्ञानिकों का एक बिल्कुल नेचुरल गुण होता है कि उनमें जो है खोजी प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, बचपन से उनमें खोजी प्रकृति का था, मतलब वो किसी चीज को बिल्कुल तह तक जाते थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे व्यवहार, क्या कारण है, इसमें कौन से गुण पाया जाएगा, ये सब वैज्ञानिकों का एक नेचुरल गुण होता है। ठीक है, तो ऐसा ही गुण किसका था, डार्विन का। और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे, वो जानकारी जुटाने में लगा रहता था किसी भी चीज के बारे में। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। आज से लगभग 200 साल पहले उन्होंने विविधता, मतलब जीवों के बीच विविधता, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जीव इससे अलग है, विविधता मतलब अलग, भिन्नता, वो विविधता कहलाएगी, है ना। और उस पर प्रकृति के प्रभाव और प्रकृति का उस जीव पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में अध्ययन किया। किसने किया, डार्विन ने। ठीक, कब, अब से लगभग 200 साल पहले। तो चलिए, ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये नाव, ये बीगल है। ठीक है, इसका क्या नाम है, बीगल। और ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है ना, ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ इसका डायरेक्शन, मतलब कौन कौन से महाद्वीप से होते हुए इन्होंने समुद्री यात्रा की। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये देखो, बीगल यात्रा, मतलब बीगल वो नाव का नाम है जहाँ पे वो, जिसमें बैठकर वो यात्रा किया। पढ़ते हैं। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। देखो भाई, डार्विन ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीप, महाद्वीप मतलब जो बड़े बड़े समुद्र से घिरा रहता है बड़ा सा द्वीप, उसको महाद्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में, है ना, उसके साथी के रूप में कौन था उसके साथ, HMS बीगल नामक जहाज, वो जहाज था जिसका नाम क्या था, HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्री करनी थी। अन्वेषी यात्री करने का मतलब अन्वेषण, मतलब खोजकर्ता के रूप में वो काम कर रहा था, जिसमें नक्शा तैयार करना, वो नक्शा तैयार करता था जहाँ जहाँ जाता था, उसका इलाकों की खनिज संपदा, है ना, खनिज संपदा मतलब जो पृथ्वी के नीचे जो संपदा है उसकी खनिज खनन द्वारा जो संपदा है उसके बारे में जानकारी जुटाता था। और जैव विविधता का अध्ययन, जैव विविधता मतलब वही जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता का अध्ययन करता था, आदि करना उसका काम था। किसका, डार्विन का। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था, मतलब जहाज के अंदर ही उसका एक रूम था जिसमें वो क्या करता था, अपना जो भी जो भी खोज करता था उसके बारे में वो अध्ययन करता था, स्टडी करता था। साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा रूम था, पुस्तकालय था उसके लिए। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। लगभग इन्होंने बीगल उस जहाज में ही बैठे बैठे समुद्रों की यात्रा की, अलग अलग द्वीपों की यात्रा की, और लगभग 5 से 6 साल में उन्होंने पूरा यह यात्रा कंप्लीट की। तो 1.3 डार्विन के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। अब उन्होंने जो यात्रा की 5-6 साल में, उस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या अवलोकन किया, जैव विविधता में, खनिज संपदा में क्या अवलोकन, क्या देखा, उन्होंने निष्कर्ष जो निकाला उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में किनको मदद मिली, डार्विन को। अब वो कैसा मदद मिले उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूना, किसका, समुद्र के पानी का क्या लिया, नमूना।
फर्स्ट अध्ययन उन्होंने किया, ठीक है। तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे। वो जो पानी का नमूना लिया था ना, उसमें उनको कई प्रकार के जीव दिखाई दिए। वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। उस पानी में ही उनको खाने व खाद्य श्रृंखला, जब खाद्य श्रृंखला मतलब वही पर्टिकुलर किसी एक छोटे से जीव को उस बड़ा जीव खाएगा, उस बड़े जीव को कोई उससे बड़ा जीव खाएगा, यह उसका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ऐसे ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के जंगल व पहाड़ में भी उनको इन्हीं प्रकार के जीवों के बीच खाद्य श्रृंखला दिखाई दी। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है ना, हर तरफ क्या है, संघर्ष है, मरो या मारो। जो बच सकता है वही बच रहा है, बाकी विलुप्त हो रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच गया, वही क्या कहलाती है, अनुकूलन, ठीक है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई, उष्णकटिबंधीय मतलब वर्षा वन आ जाएगा उसमें, पतझड़ वन सभी प्रकार के, है ना। तो उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। उन्होंने क्या किया, जो उष्णकटिबंधीय जंगल है वहाँ पे कई प्रकार के जो प्राणी और उनके आवास में आवास मतलब जहाँ पे रहता है जंगल एरिया, है ना, उसके आसपास का एरिया, वो अवलोकन किया। और उन्होंने फर्स्ट अवलोकन किया वहाँ। तो क्या हुआ, दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों के ऊपर उनको ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। अब बताओ, समुद्र पहाड़ के ऊपर जो चट्टान है उसमें समुद्री जीवों का जीवाश्म मिला। अब ये कैसे मिला, साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग कितना मीटर ऊंचा हो गई, 3 मीटर ऊंचा हो गई, 3 मीटर ऊंचा हो गया भूकंप से समुद्र तल की सतह। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ये बताता है भाई, देखो क्या हुआ, वो जो दक्षिण अमेरिका की जो पहाड़ के ऊपर जो चट्टान मिली है वो कैसे मिला, भूकंप आया जिससे क्या हुआ, जो समुद्र की जो सतह है ना, नीचे जो सतह है वो कितना मीटर ऊंचा वो उठ गई, 3 मीटर, वही क्या बन गया, पहाड़ बन गया, चट्टान बन गया, ठीक है। अब देखो, तो ये सब भौगोलिक परिवर्तन कहलाता है। इस जो है ना, जो प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको भौगोलिक परिवर्तन बोलते हैं। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृप इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि वे पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। जाहिर सी बात है भाई, प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है तो जीवों में भी तो परिवर्तन आएगा, है ना, क्योंकि प्रकृति के ऊपर कौन डिपेंड है, जीव, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट आईएमपी है थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है सन 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे मछुआरों ने मछली जैसे कोई जीव को पकड़ा, तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए। इसे क्या बोला गया, सिल्केंथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सिल्केंथ। मतलब वो जो जीव पाया गया, वो जीव जो है डायनासोर के समय में थी, वो जो जीव है वो कब थी, डायनासोर के समय में थी, डायनासोर के समय में थी, और उस समय वो विलुप्त हो गई थी। अब इतने दिन बाद ये मछली मिला। इनमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी, इनमें जो है कुछ विशेषता किनकी थी, उभयचरों की थी, उभयचर मतलब जो जल में भी रहता है और कुछ स्थल में भी रहता है, उभयचर। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया, उस समय क्या माना गया था कि इसका जो विकास है वो रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। मतलब पर्टिकुलर उसको जीवाश्म नहीं बोला गया, जीवित जीवाश्म बोला गया, क्योंकि उसका विकास जो है रुक गया था। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है। अब जब वो मिला, मछली पाया गया सन 1938 में, तब हमको मालूम चल गया कि इसका विकास जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। ये था। तो अगला जो टॉपिक है वो
1.4 इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।